Hello students, most welcome to Hotus Botanica Studio. Yes, your dream classroom where you get honey of botany. Yes, so really we get honey of mineral nutrition in our last three chapters, three lectures we studied detail about the mineral nutrition. So it's our fourth lecture where we will discuss previous year question. Yes, total 17-year question we will discuss to make your all doubt very much clear under our program QCEP. Yes, you all know this is QCEP question, its solution, exploration up to the perfection, right? So yes, remember in the first lecture we started mineral nutrition, second and finally we finished nitrogen metabolism under the third lecture. And today we will go for LLC. Yes, this is the last leap of this chapter where we will go for QCEP. Total we have planned 20 questions in 2 lectures. Today we will try our best to discuss 20 questions. In rest 20 questions will be discussed in the next lecture. So start the first question. Yes, this is question of 2003. The question is the major portion of dry weight of plant. अब ये समझना है हमने कि ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या होता है. होता क्या है कि यदि हमारे पास जो भी प्लांट्स हैं इसके वेट की बात हो रही है, इसके बायोमास की बात हो रही है. यदि हम बायोमास की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के बायोमास हो सकते हैं. एक बायोमास ऐसा है जो फ्रेश होता है और दूसरा बायोमास ड्राई होता है. ड्राई का मतलब ये हो गया कि भाई उसके अंदर जो भी वाटर था उसको रिमूव कर दिया गया है विद द पर्टिकुलर टेम्परेचर और पानी उसके अंदर नहीं है. दैट्स वाई इट इज अ ड्राई बायोमास और वेट. बट यदि आप बात करते हो फ्रेश की तो इसके अंदर वाटर का रिमूवल अभी नहीं हुआ. दैट्स वाई इट इज़ द फ्रेश वाट बायोमास. तो अब हमें ये पता करना है कि जब यदि हमने पानी को हटा दिया है ड्राई वेट मास के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकते हैं. तो ड्राई मास में जो मैक्सिमम 96% तक का जो कंपोजिशन है वो देखा गया है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का. सो इट्स आंसर इज फोर्थ वन. सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके 96% जो है ड्राई मैटर में पाई जाती है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. अब एक्सप्लोर करते हैं इस क्वेश्चन को. मेनली जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास होता है इसके सोर्स क्या हो सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम आवर एनसीईआरटी CO2 एंड H2O. ये क्वेश्चन हमारे कहाँ से फ्रेम की गई है, पेज नंबर 196 ऑफ आवर एनसीईआरटी. तो हमारे पास एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ सकते हैं. बताओ बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं. हाँ, वो आते हैं सॉइल से. तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इसी से रिलेटेड कि ये बताओ फ्रेश वेट की यदि हम बात करें, चलो ये तो ड्राई में तीनों ज़्यादा होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो फ्रेश में कौन और ड्राई में कौन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो याद रखना है अपने को कि जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स है वो कौन है, ऑक्सीजन है फ्रेश में. जबकि ड्राई की यदि हम बात करें तो कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. तो ये 4 तरह के क्वेश्चन और भी इससे रिलेटेड हैं जो आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं. हमें अलर्ट रहना है. नाउ सी, अब हमारे दूसरे क्वेश्चन 2003 से लिए गए हैं. इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, बायोम्स लाइफ इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल. तो आपको बताना है किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहा है. तो आप सबको याद होगा कि जब कभी भी नाइट्रोजन को फिक्स करने की बात होती है तो ये अमोनिया में फिक्स होता है. और इस कब फिक्स होता है, जब इंपॉर्टेंट इंजाइम इन्वॉल्व हो जो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं. एंड दिस नाइट्रोजिनेज इंजाइम इज देयर. और नाइट्रोजिनेज इंजाइम के अंदर ही मॉलिब्डेनम और आयरन होता है जिसके कारण ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर सकता है. तो नाइट्रोजन इज बीइंग ट्रैप बाय फर्स्ट मॉलिब्डेनम फाउंड इन
द नाइट्रोजनेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें हमारे पास कौन हो गए, मोलिब्डेनम हो गए। सो आवर आंसर इज molybdenum, right? So molybdenum is the correct answer because this is the component of nitrogenase participate in nitrogen metabolism. सी, इसके अलावा और क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस रूप में प्लांट्स ऑप्टेन करता है, तो मॉलिब्डेनेट आयन के रूप में लेता है। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेज में भी पार्टिसिपेट होता है। याद होगा हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन सबसे पहले जो ऑर्गेनिक फॉर्म से हमने अमोनिया बनाया था, तो ये जो अमोनिया बनाया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। याद होगा हमने पढ़ा था। फिर यही अमोनिया हमारा क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। फिर ये क्या बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। तो इसी नाइट्रेट का जो रिडक्शन हो रहा है दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट रिडक्शन। इस नाइट्रेट के रिडक्शन में जो एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, यहाँ भी हमारा मॉलिब्डेनम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कहाँ, एक तो नाइट्रोजनेशन में देख लिया, दूसरा नाइट्रेट रिडक्टेज। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आवर एनसीईआरटी पेज नंबर 198। नाउ अब अपन बात करते हैं इसमें कि भाई कैसे ले रहा है। सो आप देखो दिस इज द नाइट्रोजनेज, और इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर हमारे पास मोलिब्डेनम और आयरन है, जिसने ट्रैप किया किसको, इस नाइट्रोजन को। फाइनली इसने क्या बनाया, NH that is N2H2 बनाया, एंड दिस इज कॉल्ड डाइअमाइड। एंड फाइनली ये डाइअमाइड ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा एंड इट फॉर्म्स N2H4, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजिन, एंड देन फाइनली इट associate to H2 and reduce and finally form ammonia. Yes, this is the ammonia first product, right? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है अमोनिया, जो यहाँ बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजनेज। सो हमने देखा नाइट्रोजनेज के अंदर मॉलिब्डेनम कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, जो इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2003 से, स्टोमाटा ऑफ अ प्लांट ओपन्स ड्यू टू। अब देखो बात क्या हो रही है, ये है स्टोमेटल पोर। अब स्टोमेटल पोर ये हो गए गार्ड सेल्स। अपने गार्ड सेल के बाहर हमारे पास क्या है, यस वी हैव द सब्सिडरी सेल्स। ये सब्सिडरी सेल स्टोर हाउस होते हैं किसके, पोटेशियम के। ये हमारे गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल का जो इनर वॉल होता है ये एक थिक होता है, जबकि आउटर वॉल जो होते हैं वो थिन होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं, इस गार्ड सेल के अंदर यही जो पोटेशियम आयन है, इस पोटेशियम आयन का यहाँ से अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होता है। जैसे ही इन्फ्लक्स होता है इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है, और जैसे इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही इन्फ्लक्स होगा, किसका इन्फ्लक्स होगा, पोटेशियम आयन का, तब जाके स्टोमेटल पोर खुलने की बात होगी। सो आवर आंसर मस्ट बी 1। इन्फ्लक्स अंदर जाता है, ये बाहर नहीं जाता, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोजन का इन्फ्लक्स नहीं होता है, इसका इफ्लक्स होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। कैल्शियम का यहाँ रोल नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। सो ऑल 3 आर रॉन्ग एक्सेप्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, फर्स्ट influx of potassium ion is responsible for stomatal movement, that is opening and closing of stomata. तो ये पोटेशियम और भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, एक फ्रेम किया गया था क्वेश्चन पेज नंबर 197 से, जहाँ पोटेशियम का और इंपॉर्टेंट रोल लें तो याद रखें 4 इंपॉर्टेंट रोल हैं इसके। ट्रिक्स निमोनिक्स याद रखना, पोमा, P फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, O ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, M मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, A एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ कैसे रोल आता है नटसेल में देखते हैं। हमारे पास क्या है, वी हैव सी, सो वी हैव दिस इन गार्ड सेल, ये है अपना गार्ड सेल। तो होता क्या है, इस गार्ड सेल के अंदर अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये गार्ड सेल के बाहर क्या हो गए, ये हो गए सब्सिडरी सेल्स, ये हो गया अपने गार्ड सेल्स। ठीक है, अब क्या होना है, यहाँ पे आप देखोगे पेप होते हैं, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, इसकी रिएक्शन CO2 से होनी है। CO2 से होते हैं ये क्या बना देते हैं, ये मैलिक एसिड बनाते हैं। ये मैलिक एसिड टूट जाता है किस चीज़ में, मैलेट में और हाइड्रोजन प्लस में।
और फाइनली जो बाहर की तरफ हमारे पोटेशियम होते हैं, क्लोरीन्स होते हैं, ये जो पोटेशियम और क्लोरीन कहाँ पे बैठे हैं? सब्सिडी सेल्स में। ये सारी बातें कहाँ की हो रही है? ये सभी बातें अपनी हो रही है गार्ड सेल के अंदर। अब क्या होता है, ये अंदर की तरफ एंट्री करता है, तो क्या हो गया, जैसे वो एंट्री करता है, मैलेट आयन और पोटेशियम आयन जब मिलते हैं तो पोटेशियम मैलेट बनता है, और जैसे ही पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन होता है, इसकी जो टर्जिडिटी होती है वो टर्जिडिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा, बाहर की तरफ जो भी हमारे पास जो स्टोमेटल सेल्स हैं, इस सब्सिडी सेल्स हैं, इन सभी से पानी अंदर एंट्री करेगा, और एज अ रिजल्ट इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। और जब टर्जिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो ये स्टोमेटल पोर आपको दिख रहा है, ये स्टोमेटल अपर्चर और जो पोर है, डेट वेरी स्टोमेटल पोर ड्यू टू टर्जिडिटी ओपन्स। तो इस तरीके से स्टोमेटल की ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होता है जब रिवर्स प्रोसेस होता है, और जो पोटेशियम है, दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस होल प्रोसेस। सो दिस वी स्टडीड रोल ऑफ पोटेशियम इन स्टोमेटल मूवमेंट। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना। क्वेश्चन ये था कि स्टोमाटा ऑफ अ प्लांट ओपन्स ड्यू टू, यस आंसर इज इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, राइट। नाउ सो this is all QCEP. Now fourth question we have of 2003. Question is grey oat of oat, ये क्या कॉज, किसके कारण कॉज होता है? ग्रे स्पॉट डिजीज आएगी। ओट जो है, दिस इज द मोनोकॉट, ये मोनोकॉट का प्लांट्स है। मोनोकॉट्स में स्पेशली आप जो आप पोएसी फैमिली है हमारे पास, इस पोएसी फैमिली के ग्रुप का है ये। और इस ओट, जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है तो आप याद रखें, जहाँ भी स्पोर्ट हो, चाहे ओट पे हो सकता है ये पी में भी आ जाए, राइट। ये बड़ा कॉमन है पी का, जो हम देखेंगे आगे। ये कॉज कौन करता है? Mn, मैंगनीज करता है। सो आवर आंसर इज मैंगनीज। ग्रे स्पॉट यही कॉज कर रहा है, किसकी डिफिशियंसी से? Mn के। और पी में भी ये बीमारी देखी गई है। आप देखें यहाँ पर किस तरह से ग्रे स्पॉट यहाँ भी हो रहा है, राइट। नाउ फॉर फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम 2004, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। अभी हमने बताया ना कि सबसे ज़्यादा कौन हो सकता है, देखा था कि सबसे ज़्यादा कौन है? कार्बन है, और ये कितना है? 96% होते हैं ड्राई मास के। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो रही है, नॉट ओनली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? इनका पूछना है कि अमॉन्ग द गिवन बिलो विच ग्रुप ऑफ द थ्री एलिमेंट्स हैव अफेक्ट मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित तीन करेंगे? इन दोनों, फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। मतलब ये कि यहाँ पे बात हो रही है कि भाई फोटोसिंथेसिस है हमारे पास, दूसरा रेस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन करेगा, सेल रेस्पायरेशन की बात हो रही है। इन दोनों में ही हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास फेरोडॉक्सिन होता है, याद होगा, फेरोडॉक्सिन है, राइट ना। और ये फेरोडॉक्सिन क्या था? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये दोनों ही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और ये आयरन के कारण है। फिर हमारा कॉपर भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, राइट ना। सपोर्टिव में Mn भी इन्वॉल्व होता है। तो ये तीन चीज़ें तो साफ साफ याद आपको अभी आ रहा होगा कि तीन तो इम्पॉर्टेंट है ही। कौन नहीं है, ये थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं। कोबाल्ट का कहीं रोल हमने नहीं देखा था, आपको याद होगा। ये दोनों तो होना नहीं है। फिर पोटासियम भी अब देखना, यहाँ पर कोई रोल नहीं है, नाइट्रोजन का भी रोल नहीं है, राइट ना। तो दैट्स वाई वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द फर्स्ट, राइट। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यस। यही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, बताया था मैंने, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट निभाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत। नाउ इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको एक्सप्लोर करें। कॉपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देखा आपने कि यदि वो फोटोसिंथेटिक और रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों फोटोसिंथेटिक और रेस्पायरेशन की जो बात हो रही है वो मेटाबॉलिज्म की बात है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल हो गया। उसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। मैंगनीज की बात करें हम तो फोटोसिंथेटिक, जैसे देखा आपने, रेस्पायरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व कर रहा है। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में भी इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन के रिलीज करने के लिए। तो आयरन की यदि हम बात करते हैं अब, तो आयरन
फेरिक फॉर्म में रिसीव होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है, और इसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम का। फिर हमने देखा रिवर्सली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हमारे प्रोसेस है। एक्टिवेट करता है इंजाइम कैटालोइज को और एसेंशियल है फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 of 2006 क्वेश्चन पूछता है, फार्मर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कंसर्न विद प्री मैच्योर्ड येलोइंग ऑफ लीफ। मतलब क्या, येलोइंग का मतलब ये हो गया कि बात करना चाह रहे हैं कि भाई क्लोरोसिस हो रहा है, ठीक है। अब ये क्लोरोसिस जो हो रहा है वो प्री मैच्योर, समय से पहले हो जा रहा है। अब इस कारण से जो पल्स का जो क्रॉप है किसान का, इनका जो प्रोडक्टिविटी है, एल्डिंग है, वो क्या हो गया, कम हो गया, बट नेचुरल है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हम करें ताकि जो बेनिफिट है हमारा, वो जो लॉस हो गया है वो मैक्सिमम हो जाए। मतलब हमें इनको ये बताना है कि भाई क्या करें कि ये प्लांट क्लोरोसिस ना हो। तो क्लोरोसिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हमें खोजना पड़ेगा। आप याद करें, मैंने बताया था कि 8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। याद कीजिए, मैंने बताया था मो, सन, फे, के, मन, जन, महंगे, बताया था। तो अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट 8 हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी है कंपोनेंट्स का पार्ट, वो कौन है, Mg है, और कौन सा है, आयरन है। बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही डिफरेंट टाइप के क्लोरोसिस के लिए, लेकिन ये दोनों इसके कंपोनेंट पार्ट माने जाते हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला बोलता है रिमूवल ऑफ येलो लिप, येलो लिप को आप हटा दो, सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा। फिर बोलते हैं ये स्प्रे कर लीजिए आप, किसका, ग्रीन लीफ पर जो बचे हुए लीफ हैं, किसका, 2,4,5T। अब देखो ये 2,4,5T जो है, ये इनफैक्ट जो है ये वीडीसाइड है, वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मारते कैसे हैं, प्लांट्स के ऊपर जो लीफ है वो हटाता है, तो ये डिफोलिएट करता है। लीफ को हटाना, डिफोलिएट करना, तो यार हमें लीफ हटाना थोड़ी ना है, हमें तो लीफ को और जनरेट करना है और ग्रीननेस को बढ़ानी है, येलोइंग को ख़त्म करना है। तो ये तो भाई संभव ही नहीं है, राइट ना। फिर बोलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये बात सही लग रही है, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम तो चाहिए क्लोरोसिस के लिए, को बचाने के लिए, चूंकि इसी की कमी से क्लोरोसिस हो रही थी, तो ये बात तो सही लग रही है अपने को। फिर बोल रहे हैं फ्रिक्वेंट इरिगेशन ऑफ क्रॉप। अब भाई बार बार पानी देने से क्लोरोसिस थोड़ी ना कम होगा, क्लोरोसिस के लिए तो ये 8 एलिमेंट्स की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनका गलत है। Treatment of plants with the cytokinins along with a small dose of the nitrogenous फर्टिलाइजर। अब ये नाइट्रोजन देने की बात करें, चलो नाइट्रोजन दे दो, अच्छी बात है, ये प्रमोट करेगा कि भाई चलो इसमें नाइट्रोजन की कमी को दूर करेगा। और साइटोकाइनिन से क्या होता है, सेल की डिवीजन होती है, हम सेल डिवीजन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमें तो क्लोरोसिस से बचाना है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट इज द वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। यस, सेकेंड इज द करेक्ट वन। मैग्नीशियम का रोल है, रिंग स्ट्रक्चर बनाता है किसका, क्लोरोफिल, उसमें इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पार्ट पे पाया जाता है। आयरन भी क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है हमारा। देखें आप इस तरह से क्लोरोफिल का स्टेटमेंट, 4 रिंग होती है, A, B, C एंड D, ये चारों पायरोल रिंग है। अब ये जो 4 पायरोल रिंग हैं, ये सभी पायरोल रिंग, 4 पायरोल टेट्रा पायरोल रिंग जब मिलते हैं तो यहाँ पे फाइटोल टेल के साथ पूरा मिलके पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो है ये पोरफायरिन हेड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। नीचे क्या बना, इनका फाइटोल टेल बन जाता है, और ये दोनों मिलके फिर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है, वी हैव Mg एट द सेंटर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस क्लोरोफिल वेयर आयरन विल सपोर्ट द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। सो एज आई टोल्ड यू, मोशन, फेके, मंजन, महंगे, मेन कंपोनेंट Mg एंड Fe। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन फ्रॉम 2006 क्वेश्चन बोलता है कि जो सल्फर होती है, सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। किसके लिए चाहिए सल्फर के प्रोडक्टिविटी, सल्फर किसके प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सल्फर के लिए अब चारों ऑप्शन देखते हैं। जो सीरियल्स है, ये सीरियल्स का मामला कार्बोहाइड्रेट से है,
और जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, सल्फर की तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। यदि हम पल्स की बात करें तो ये पल्स जो है वो प्रोटीन से कंसर्न है, और यदि हम प्रोटीन की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट्स होता है। सल्फर चलो थोड़ी बहुत आ सकती है, राइट। लेकिन बिल्कुल हम आयल्स की यदि हम बात करते हैं तो बड़ा आयल्स बोलते हैं सरसों के तेल हमारे दिमाग में आता है, रिमेंबर मस्टर्ड आयल। और ये मस्टर्ड आयल यदि हम लें तो इसमें माइरोसिन ग्लैंड होता है, माइरोसिनेज एंजाइम्स होती है जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड रखता है, जिसके कारण उसके अंदर पंजेंट जो है वो पंजेंट जो उसकी स्मेल है वो आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही डिराइव्ड होगा, इसलिए यहाँ भी नहीं आएगा। तो आई थिंक आंसर शुड बी मस्ट बी 2 बाय द एलिमिनेशन ऑफ ऑल 3 ऑप्शन। तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑयल सीड क्रॉप्स होगा और इसका एप्लीकेशन करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो यदि हम एनसीईआरटी पैटर्न पे बात करें तो दो इंपॉर्टेंट बिल्कुल एनसीईआरटी पेज नंबर 197 से लिया गया है क्वेश्चन कि सल्फर जो अमाइनो एसिड है वो सिस्टीन और मिथेनिन है। उसके अलावा सल्फर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है कोएंजाइम का, विटामिन्स का, बायोटीन का और फेरोडॉक्सिन का। लेकिन हम बात प्रोडक्टिविटी ऑफ सीड्स की कर रहे थे। आइए थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा है, यदि आपने 16 kg सल्फर को दिया है तो उस कारण से 1 टन जो है आपके सीड का फॉर्मेशन होगा अच्छी तरीके से। सोचें आप, इसका मतलब यदि हमने 16 kg से कम कर दिया तो इसकी 1 टन से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। फाइन, मतलब जो सल्फर का डिफिशियंसी है ये डायरेक्ट इसकी प्रोडक्टिविटी को बताता है। ठीक है, हम इसको देख भी सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफिशियंसी भी होती है। सल्फर की कमी होते ही जो मस्टर्ड के पेटल्स हैं, ये पेटल्स आपको पता है येलो कलर का होता है, ये कलर भी इसके चेंज होंगे, सेप भी चेंज होगा, जो बताता है सल्फर की डिफिशियंसी को। यही नहीं, वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि सल्फर की डिफिशियंसी आपने करी है तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड बाय 40%, 40% का नुकसान हो जाता है। सो सल्फर स्प्रे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑयल सीड प्रोडक्शन। क्लियर? नाउ 9th क्वेश्चन 2007 से, प्लांट रिक्वायर्स मैंगनीज, ये मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है किसके लिए? अब आप देखें मैग्नीशियम, अभी मैंने बात करा क्लोरोफिल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, तो ये तो होगा ही होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन में बहुत कम है, होल्ड के लिए ठीक है मैग्नीशियम पैक्टेट चाहिए होता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? क्लोरोफिल का होगा। प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं है। सो 4th इज द करेक्ट आंसर। यस, 4th इज करेक्ट बिकॉज Mg इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सी किस तरह से ये Mg सेंटर में पड़ रहा है, 4 हमारे पायरोल रिंग है जैसा बताया, फाइटोल टेल है और Mg प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ 10th क्वेश्चन वेरी कॉन्सेप्चुअल इन 2007 कि भाई अ फ्लावरिंग प्लांट्स, अब तो क्वेश्चन के पार्ट्स को आप देखें, कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा है, उसने नोड्यूल बनाई है और किसकी सहायता से बनाई है? माइक्रोब्स कैसा है? ये माइक्रोब्स फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग है। अब आप ध्यान दें कि भाई फ्लावरिंग प्लांट इसमें कौन नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए 3 तो फ्लावरिंग प्लांट हैं, इसलिए तीनों सही होगा, ये गलत हो गया। अब ये बात कर रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन जो फिक्स करने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये फिलामेंटस हैं। अब हमारे पास जो है ये तीनों प्लांट्स यदि हम देखें तो एक लेग्यूम्स के हैं और 2 लेग्यूम्स के हैं और एक नॉन लेग्यूम्स के हैं, 3 प्लांट्स। ये जो नॉन लेग्यूम्स है ये कैसवेराइना है हमारा, राइट ना, ये कैसवेराइना। बाकी 2 हो गए, कौन कौन? साइकर और क्रोटोलेरिया, दिस इज द लेग्यूम्स। तो अब फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात हो रही है, तो जो लेग्यूम्स के अंदर प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो तो रॉड शेप करता है, रॉड से बैक्टीरिया याद होगा आपको, और ये जो रॉड से बैक्टीरिया है दिस इज द राइजोबियम, राइजोबियम, ये राइजोबियम का काम होता है। जबकि यहाँ पे हमारे पास कौन आएगा? कैसवेराइना में याद कीजिए मैंने बताया था फ्रैंकिया, ट्रिक्स भी मैंने बताया था, एफ फ्रैंकिया के लिए वो पागल हो गई, एफ फ्रैंकिया के लिए सी मैड पागल है, मैंने बताया था एनसीईआरटी में एनलस दिया हुआ है। कैसवेराइना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, याद कीजिए लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में बताया था। हाँ 2007 का ये क्वेश्चन है कैसवेराइना, जैसा कि मैंने बताया। सो आवर आंसर इज 2।
सो यस, आंसर इज 2 कैजुवेराइना इक्विजिटिफोलिया। फ्रैंकिया जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है एंड दिस इज द एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप का मेंबर है जो फिलामेंटस होता है। सी सो उसके अलावा हमारे जो नॉन लेग्यूम, ये एक्टिनोमाइसिटीज रिलेशनशिप है। तो नॉन लेग्यूम अभी मैंने बताया सी मैड का मतलब सी फॉर कैजुवेराइना, मायरिका, अनलस एंड डिस्कार्डिया। और एक्टिनोमाइसिटीज में कौन आएंगे? फ्रैंकिया। सो रिमेंबर फ्रैंकिया के लिए सी मैड। नाउ 11th क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम 2007, वी हैव टू फाइंड नॉट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो इसका मतलब हमें पता क्या करना है कि इसमें से कौन मैक्रो है। तो अब याद करें, यदि माइक्रो को हटा दे तो मैक्रो ही बचेगा। माइक्रो कौन कौन है याद कीजिए, मैंने बताया था फेकू, मोबाइल, जन, मन, कल, नी। याद आ गया? तो अब देखिए आप इसमें Mn ये तो आ गया, तो ये नहीं है, बिल्कुल सही बात। ये है Zn, ये भी है, कॉपर ये भी है, कौन नहीं है? कैल्शियम नहीं है। तो ये कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इज द मैक्रो। सो आवर आंसर इज फर्स्ट। रिमेंबर प्रीवियस में पढ़ा था, हाँ आंसर इज कैल्शियम बिकॉज इट इज नॉट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, रादर इट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने बताया था 9 इधर है, 8 इधर है, टोटल हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए एंड टोटल इज 17। यहाँ बताया था मैंने आपको कौन, SP, के मग का, फेकू, मोबाइल, जन, मन, कल, नी, राइट। सो क्वेश्चन आ सकते हैं कौन माइक्रो हो सकता है, कौन माइक्रो हो सकता है, कौन माइक्रो और माइक्रो नहीं हो सकता है। सो ये क्वेश्चन हमारे NCERT पेज नंबर 196 से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ अल्नस। देखो अभी मैं बात कर रहा था, सी मैड आ गया ना, अल्नस ब्रॉट बाई कौन करता है? बिल्कुल सही, अभी आपने देखा फ्रैंकिया करता है। सो फ्रैंकिया अल्नस मैंने अभी बताया था आपको, फ्रैंकिया का सी मैड। तो ये हो गया, अल्नस की बात ये हो गई। उसके अलावा कैजुवेराइना भी देखा, ये मैरिटा और डिस्कार्डिया। सो दिस इज द आंसर। Yes, Frankia is the correct answer. C mad as I told you, just discuss जय Frankia के लिए C mad शुभम पागल है, very important. Now guard cell helps in, गार्ड सेल का हेल्प क्या करता है? अभी मैंने डिस्कस किया था कि दिस इज द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में आउटर लेयर इसके पतले होते हैं, सेंटर ये इनर जो वॉल्स हैं इसके ये थिक वॉल होते हैं, बाहर में इसका क्या है, सब्सिडरी सेल्स होते हैं और यही सब्सिडरी सेल्स के अंदर पोटेशियम होता है, ये गार्ड सेल्स हो गए। और हमने देखा किस तरह से जो पोटेशियम आयन है वो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर जाता है और जब ये जाता है तो क्या होगी, गार्ड सेल की जो ट्रेजिडिटी होती है वो बढ़ जाती है और इसके कारण जो स्टोमेटल पोर हैं वो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं और एडवर्स कंडीशन में ये क्लोज हो जाती है और इसी स्टोमेटल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस जो होगी दैट अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन। ओपनिंग होते ही ट्रांसपायरेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गार्ड सेल का जो डायरेक्ट रोल है वो किस चीज़ में आ रहा है, ट्रांसपायरेशन में आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है किस चीज़ में हेल्प करता है, यस ट्रांसपायरेशन। गटेशन में याद कीजिए हमने पढ़ा था कि किस तरह से लीफ में यहाँ पे वाटर हाइड्राथोड्स होती है, वाटर कैविटी होती है और ये जो वाटर कैविटी को ये ड्रॉप के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये तो संभव नहीं है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपायरेशन में ये वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। ग्रेजिंग से बचाने की यहाँ कोई बात नहीं है, ना ही ये फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। फाइन, सो आवर आंसर इज यस थर्ड ट्रांसपायरेशन बिकॉज गार्ड सेल हेल्प इन स्टोमेटल मूवमेंट। सी दिस इज द आवर एनसीईआरटी डायग्राम। गार्ड सेल है यहाँ पे, जैसे सिटर्जिटी बढ़ेगी ये माइक्रोफाइबर हेल्प करेगा ताकि ये क्रिसेंट शेप का बन जाए और फाइनली ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगी, फिर क्लोज होगी और ये दोनों किसको रेगुलेट करेंगे, ट्रांसपायरेशन को। इसका मतलब गार्ड सेल डायरेक्ट हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, ट्रांसपायरेशन में। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं हमारे, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैंगनीज की को रिक्वायरमेंट किसके लिए है, मैंगनीज की रिक्वायरमेंट किसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। वही याद कीजिए मैंगनीज जो है वो Mn है हमारा। क्लोरोफिल में अभी देखा था, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं Mn और Mg में। याद रखिए ये
क्या है हमारे पास, Mg है, तो मैग्नीशियम के लिए चाहिए, बच्चे तुरंत कंफ्यूज होते हैं, चलो मैंगनीज को मैग्नीशियम पढ़ लेते हैं, नहीं ये आंसर गलत है हमारा। न्यूक्लिक एसिड में डायरेक्ट रोल नहीं है। यहाँ देखें वॉल फॉर्मेशन में मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट लगता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही है। याद कीजिए जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन हमारा लिबरेट होता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, ट्रिक्स याद रखना, कल का मन, ट्रिक्स याद रहेगा आप लोग को, निमोनिक्स याद रहेगी, कल का मन। तो अभी हमारे पास कौन इंपॉर्टेंट आ गया, Mn आ गया। ये मैग्नीज जो है 4 अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एंड दे प्ले वेरी वाटर रोल इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ लाइट रिएक्शन, राइट। सो बिल्कुल सही, 4th आंसर हो गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मैग्नीज प्ले वाइटल रोल इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैग्नीज उसके अलावा और क्या कर सकता है, यदि हम बात करें तो ये मैग्नेस फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलॉजी में भी हेल्प है, और स्प्लिटिंग तो अभी हमने देख लिया इसको। 15th क्वेश्चन हमारे पास है 2010 से। क्वेश्चन है कि भाई एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी हमने पढ़ा कि भाई यदि आपने नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो ये रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके सबसे पहले अमोनिया बनेगा, अमोनिफिकेशन होती है। और इस अमोनिया को कब बनेगा, जब आपके पास एंजाइम होंगे, वो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होगा। और नाइट्रोजिनेज मैंने बताया था, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 एलिमेंट्स हैं वो है मोलिब्डेनम और Fe है। तो जब तक मोलिब्डेनम नहीं होगा तब तक ये हमारे जो नाइट्रोजन है उसको ट्रैप नहीं करेगा। सो आवर आंसर इज मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम इज करेक्ट आंसर बिकॉज मोलिब्डेनम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जस्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th फ्रॉम 2010 से है, कौन माइक्रो नहीं है। फिर वही बात हमें पता करना है कौन मैक्रो है। तो याद कीजिए फेको मोबाइल जन मनकल नी, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास Mg है, आप देख लीजिए उसी से क्वेश्चन आ गया। यहाँ Mg मैक्रो के रूप में आता है, ये हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी। ये बिल्कुल हमारे पास ये क्या है, माइक्रो है। सो आंसर इज 4 Mn Mg एंड सिमिलर क्वेश्चन ऑफ 2007। इस तरह से आप देखो क्या देख रहे हो, यदि आपने ईमानदारी से एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया ना तो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यही बात समझनी है, नीट के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यदि एक क्वेश्चन को आप सब ईमानदारी से पढ़ लिया ना तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई हमने ये पेज निकाला कि बच्चे बार बार कहते हैं सर नए क्वेश्चन चाहिए। नए क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, आप SQ को देखो, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, इसको एक्सप्लोर करो, परफेक्शन तक जाओ, और वही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये 17th क्वेश्चन देखे 2010 से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन हो सकता है। तो याद कीजिए मैंने बहुत अच्छा ट्रिक्स बताया था आपको, रब नोस्टाना। याद कीजिए रब बैक्टीरिया में हमारे पास फ्री लिविंग में एनएरोबिक है कौन, रोडोस्पाइरिलम। फ्री लिविंग में एरोबिक कौन है, एजोटोबैक्टर और बिजर्निकिया। इसी को मैंने ट्रिक्स बताया था RAB रब। और साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था नोस्टॉक और एनाबिना, इसी का ट्रिक्स बनाया था नोस्टाना। तो बस NCERT के हिसाब से यदि हम ले तो टोटल हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कौन, रब नोस्टाना। साइनोबैक्टीरिया में नोस्टाना, नोस्टॉक और एनाबिना। और बैक्टीरिया के अंदर रोडोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर और बिजर्निकिया। एक और क्वेश्चन आ सकता है जो बैसिलस का है, दैट इज द फैकल्टेटिव एनारोब। तो यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन है कि भाई हमें बताना है कि कौन एनएरोबिक है। तभी मैंने बताया जो रोडोस्पाइरिलम एरोबिक है और रब ये हमारा कैसा है, ये हमारा हम बात करें तो हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक है। तो याद कीजिए हमने अभी देखा था कि फर्स्ट हमारा जो राइजो रोडोस्पाइरिलम है दिस इज एनारोबिक, सो दिस इज एनारोबिक। तो क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है कि एनारोबिक बताना आपने, और ये दोनों कैसे हो गए, ये तो हमारे एरोबिक हो गए, तो ये तो होना नहीं है। सो अब देखें राइजोबियम, ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सर यहाँ पर हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्री लिविंग में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है, सिम्बायोटिक में करता है। एजोटोबैक्टर हमारा एरोबिक हो गया, बिजर्निकिया एरोबिक हो गया, रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक हो गया, राइट ना। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, रोडोस्पाइरिलम बिकॉज इट्स फ्री एंड एनारोबिक
nitrogen fixer. This is the explanation, exploration up to the perfection. Now 18th question, कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर बताना है आपको पैडी फील्ड के अंदर कौन हो सकता है। तो पैडी फील्ड के अंदर का मतलब समझ में आ रहा है, राइस की बात कर रही है, राइट ना। तो राइस में जो साइनोबैक्टीरिया है, ऑसिलेटोरिया और एलोसाइरा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एलोसाइरा है जिसको यूज़ करने से 30% तक की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फ्रैंकिया आपको पता है एक्टिनोमाइसिटीज़ में है, ये लेग्यूम्स में है, सो दिस आर नॉट द करेक्ट, जो पहले भी इसमें नहीं आता है, ये एसोसिएट सिम्बायोसिस में ही इन्वॉल्व होते हैं। सो आंसर इज फर्स्ट, सो आंसर इज फर्स्ट, ऑसिलेटोरिया, एलोसाइरा, दीज आर द बीजीए साइनोबैक्टीरिया, और ये हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 202 से लिए गए हैं। नाउ 19th क्वेश्चन फ्रॉम 2010, इसमें आपको ये बताना है ए बी सी, ये है हमारे पास ए बी सी और डी बताना है ये क्या क्या हो सकता है। अब याद करें मैंने बताया था कि 3 पूल होते हैं, एटमॉस्फेयर है, सॉइल है और बायोमास है। मैंने ये भी बताया था बायोमास में प्लांट होगा, प्लांट को हो सकता है एनिमल ले, और ये दोनों ही डिकेड होके क्या बनाए, डिकेड बायोमास। तो डिकेड बायोमास तो दिया है, तो बट नेचुरल सी और डी प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सी और डी प्लांट और एनिमल, ये सभी आंसर सही हैं चारों इस सी और डी के लिए। अब डिसाइड कौन करेगा इसमें, ए और बी। अब आप ध्यान दें ए में क्या है, ये जो बायोमास है, जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसने तोड़ दिया है अमोनिया में। तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है हम इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको अमोनिफिकेशन। तो ये जो बी है ये हमारा अमोनिफिकेशन हो गया। दूसरा ये अमोनिया फिर नाइट्राइट बनाया, नाइट्रेट बनाया, और ये नाइट्रेट प्लांट के रूप में प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब अपटेक कौन होगा, प्लांट का। तो बट नेचुरल है, यहाँ पर सी जो है वो 100% प्लांट के लिए अब ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये दोनों सही हो सकते हैं, राइट, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि अब ए और सी में कौन सही है। तो अब ध्यान दें ए में नाइट्रेट के कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गए, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो फिर से नाइट्रोजन बना दिया, नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बना देना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, मैंने बताया था PMT याद होगा, दिस इज सीडोमोनास, माइक्रोकोकस और थायोबैसिलस, ये तीनों काम करेंगे। तो यहाँ पे ए के लिए हमारे पास हो गया डीनाइट्रिफिकेशन, बी के लिए हो गया हमारे पास अमोनिफिकेशन। सो ए डीनाइट्रिफिकेशन सही है, ए डीनाइट्रिफिकेशन ये भी सही हो गया, अमोनिफिकेशन सही है, नाइट्रिफिकेशन गलत है। सो आवर करेक्ट आंसर इज 1. Is it clear? So this is taken from again our NCERT. This is the first answer and this NCERT page number 201 से लिया गया है। आप देखें this is the denatrification जो क्वेश्चन था, this is the ammonification क्वेश्चन था, ये प्लांट्स के बारे में और ये एनिमल्स के बारे में। जब मैं लेक्चर ले रहा था आपको मैंने सारे ट्रिक्स बताई थी कि देखो याद करो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से 2010 में क्वेश्चन आया, अभी भी आ सकता है। नाउ 28th क्वेश्चन 2010 का, लेग्यूम प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सही है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि भाई ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। नोड्यूल साइट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपने देखा था कि क्या होती है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स होती है, फिर बाद में नोड्यूल का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में होता है, पेरिसाइकिल के पास होती है, और ये बिल्कुल सही है। इंजाइम नाइट्रोजनेट कैटलाइज करता है कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का यही कन्वर्सन कर सकता है, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया में हो चाहे वो बैक्टीरिया में हो। नेक्स्ट इज द, so it is also correct statement, this is also correct. Nitrogen is insensitive to oxygen. अब ये बातें सही नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? आप याद करें जब ये नाइट्रोजन जब कन्वर्ट हो रहा था तो इंजाइम तो नाइट्रोजिनेज आया, और नाइट्रोजिनेज ने क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए इसने क्या किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं ये चाहे तो ये ऑक्सीजन को भी ले सकता है, और यदि ऑक्सीजन लेता तो ये Na2 बना देता फिर से। तो Na2 तो बनाना नहीं है हमें, तो हमें इस ऑक्सीजन, ऐसी नहीं इसकी सेंसिटिविटी नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। नो, इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन।
स्टेटमेंट गलत है, बट हम इस ऑक्सीजन को नहीं जाने देते बिकॉज हमारे पास लेग हीमोग्लोबिन होता है एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड ड्यू टू दिस ऑक्सीजन स्कैवेंजर ये ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो यहाँ ऑक्सीडेशन ना होकर रिडक्शन होती है और हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दैट्स वाई दिस लेग हीमोग्लोबिन, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट वही आ रहा है, लेग हीमोग्लोबिन जो स्कैवेंजेस किसको, ऑक्सीजन को ये स्कैवेंज कर लेता है, प्रिवेंट करता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और इसका कलर बिल्कुल रेड ब्लड की तरह होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन नाम रखा है इसने, और ये पिंक कलर का होता है. सो आवर स्टेटमेंट थर्ड इज द करेक्ट आंसर. Fine. So yes, third is the correct answer. Nitrogen is insensitive to oxygen. और explanation यही है कि वो sensitive है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें sensitive होता है, अभी आपने देखा. आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो आप जो नाइट्रोजिनेज है वो इस तरीके से रिडक्शन का प्रोसेस करता है और फाइनली ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है. आप देखें किस तरीके से सबसे पहले ये डायामाइड्स बनाता है, हाइड्राजाइड बनाता है और फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है अमोनिया के रूप में. सो स्टेप बाय इसकी रिडक्शन होती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपने ऑक्सीजन दिया तो ये रुक जाएगा. हमें ऑक्सीजन को यहाँ जाने से बचाना है और इस बचाने का काम कौन करता है, लेग हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहते हैं. और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस नाइट्रोजिनेज की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ नहीं है, इसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है, 10 टाइम्स के आसपास ज़्यादा है, तो ज़्यादा सेंसिटिव है ये उसके लिए, तो ये इनसेंसिटिव हम नहीं बोल सकते. सो दिस इज एज आई डिस्कस यू 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. आई थिंक वेरी मच क्लियर. आपने देखा किस तरीके से नाइट्रोजनोज का रोल देखा और आप एक चीज़ और भी आपने देखा, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. यदि आप ईमानदारी से क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ईमानदारी से क्यूसेप के अंतर्गत पढ़ें. कुछ जो मैंने इसमें आपको ट्रिक्स बताए हैं, निमोनिक्स बताए हैं याद करने के लिए, वो आप याद करें, वो क्वेश्चन बार बार आपको आएंगे. और ज़्यादा डाटा नहीं है, जो भी डाटा मैंने आपको निमोनिक्स दे दिए हैं उस निमोनिक्स को एक बार यदि आप याद करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. फिर से एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें, आपके पास पैकेज में ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है. स्क्रीनशॉट देख के भी आप इसको समझ सकते हैं और उसको देख सकते हैं, एनालाइज कीजिए एंड एंजॉय ऑल दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को बना के 2 क्वेश्चन इस साल भी आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं और ये 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो गए. मतलब ये कि आपको 4 मार्क्स आपका हो गया. 4 मार्क्स का मतलब मान के चलो 2000 से लेकर 3000 तक के रैंक में चेंजेस आ जाती है. सो थिंक यदि आपके 4 मार्क्स आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो सही हो रहा है, तो हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ by this very small topic. So thank you very much for watching this. As I told you, total हमने 40 क्वेश्चंस लिए थे. इस पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है. नेक्स्ट हमारा जो 5th लेक्चर होगा उस 5th लेक्चर में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So enjoy this lecture, like this lecture, give your comments, what do you feel. You can also subscribe and like this video to get the update information. So thank you very much, all the best, keep your study continued. Thank you very much.